नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के आर्टिकल और बाकी करंट अफेयर्स के आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं। ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को अमेंड करके नए कानून लाए जा रहे हैं उसको लेके एक आर्टिकल है यहाँ पे। इसके बाद ओवरऑल अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया गया है। ओवरऑल इमरान खान अगले इलेक्शन लड़ पाएंगे, अभी के लिए उनको यहां पे बैन कर दिया गया है। उनकी जो पार्टी है तहरीके इंसाफ, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। पहले इस प्रकार की सिचुएशंस में, पॉलिटिकल कंपल्शंस में क्या हुआ और कैसे यहां पे पाकिस्तानी एजेंसीज और आर्मी की हाथों में ज्यादा ताकत आ गई है, इसको लेके एक आर्टिकल है, न्यूज है, इसको यहां पे देखेंगे। फिर जो पीएम उषा स्कीम है, इस पीएम उषा स्कीम को एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करके लाया गया है। हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो भी पैसा जाएगा राज्यों के पास, उसके लिए राज्यों को कुछ बातें माननी है। लेकिन राज्य, यहाँ पे कुछ राज्य जैसे कि 14 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 3 बड़े राज्य आपके केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल इन्वॉल्व हैं, वो अभी भी इस स्कीम के अंदर उन्होंने एनरोल नहीं करवाया। उनकी क्या परेशानियां हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर भाई, बहुजन कल्चर को इंडिया के अंदर प्रमोट करने के लिए ओवरऑल यहां पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं तेलंगाना साहित्य अकादमी के द्वारा। ये क्या इनिशिएटिव्स है इसको देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस ईरान हॉस्टेज स्वैप फाइनली मटेरियलाइजिंग। यूएस और ईरान के बीच में एक हॉस्टेज स्वैप हो रहा है और उसके बदले में यूएस ईरान के कुछ $6 बिलियन जो कि सैंक्शन में फ्रीज्ड हैं, इनको रिलीज करेगा। तो ये न्यूज क्या है इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भाई, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके अंदर माया सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है। ये माया सॉफ्टवेयर क्या है, ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से ऑपरेट करता है, क्या ये विंडोज से ज्यादा सेफ है, इन सब बारों में बातचीत करेंगे। और यूके मेजर्स ले रहा है इंडियन मिशन के अंदर जो पोस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, और यूके यहाँ पे किसी भी प्रकार के रेडिकलाइजेशन को बियर नहीं करेगा। इसके बारे में कुछ बातें हैं, इसको देखेंगे। और इंडियन एयरफोर्स 68,000 पर्सनल्स को एयरलिफ्ट करके लद्दाख जा चुकी है 2020 के बाद से, जब से चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है। तो इतनी सारी न्यूज़ेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत से टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। एक छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरे मेंटरशिप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप कोर्स के बारे में थोड़ी आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए एडिटोरियल शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हर्षित द्विवेदी वीडियोस मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उसके साथ साथ दोस्तों मेरी वेबसाइट www.harshitdvidi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है, वहां से भी आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो रीबूटिंग द कोर्ट्स, क्रिमिनल लॉज में नीड रिफॉर्म बट नॉट न्यू एंड अनफेमिलियर नेम्स। ये क्या कहा जा रहा है यहां पे, देखिए। हमारे देश में और इनफैक्ट किसी भी कंट्री में इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ, इवॉल्विंग डेमोग्राफी के साथ, इवॉल्विंग टाइम, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नियम कानूनों को भी इवॉल्व करने की जरूरत है, अमेंड करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। तो भाई, फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉज रिक्वायर एन ओवरहॉल सो दैट दे कुड बी एब्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज एंड चेंजेस इन सोसाइटी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से पुराने कानून को एक झटके में उड़ा दो और उसकी जगह नए कोड्स ले, और वो भी एब्स्ट्रूज नाम के साथ। बेसिकली यहां पे जो इंडियन पिनल कोड को अमेंड करके भारतीय न्याय संहिता किया गया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करके भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता किया गया है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड करके भारतीय साक्ष्य बिल किया गया है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि इनको हिंदी नाम देके आप इंडिया की डायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हो। चाहे इंडियन पिनल कोड हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो, इनको रीजनल भाषा में इनको कन्वर्ट किया गया है, ट्रांसलेट करके रखा गया है। एकदम से आप आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को सिर्फ हिंदी नाम से लेके आओगे तो कैसे काम चलेगा। अब भारत की सरकार बोलेगी कि भाई हमने बस हिंदी नाम से इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा, इसका रीजनल भाषा में भी ट्रांसलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, लेकिन आप हिंदी भाषा से इसको पार्लियामेंट में लेके आ रहे हो, उससे लोगों को यहां पे प्रॉब्लम है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, द ऑब्जेक्टिव टू हैव हिंदी नेम्स इज अपेरेंटली एन अटेम्प्ट टू सिंबलाइज द डी एंग्लिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ठीक है भाई, ओवरऑल अंग्रेजी पना जो था हमारे क्रिमिनल लॉ में, उसको यहाँ पे हटाने की कोशिश है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये है कि जब आप इसको हटाते हो तो क्या आप बाकी देश की भाषाओं को इग्नोर कर रहे हो, ये वाली बात आ जाती है। जैसे स्टालिन है, स्टालिन साहब जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, वो तो ये बोल रहे हैं कि जबरदस्ती हिंदी को हमारे ऊपर इंपोज किया जा रहा है।
जबकि मैं आपको बता दूं इन तरीके के लॉज का हर भाषा में ट्रांसलेशन आएगा ही आएगा। यह अलग बात है कि डेफिनेटली सरकार ने यहां पे हिंदी में नामों को लेके हिंदी के प्रमोशन को करने की कोशिश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर अगर आप नए इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को लेके आ रहे हो नए हिंदी नामों के साथ, तो डेफिनेटली आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हो। बट इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि इसका बाकी रीजनल भाषाओं में ट्रांसलेशन नहीं होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होगा। नहीं, होना ही पड़ेगा, नहीं तो काम बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, हिंदी भाषा में लेके आप क्यों आए हो, हिंदी भाषा में इसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस बात को लेके थोड़ा बवाल हुआ है। अब ये भाई आपकी व्यू पॉइंट के हिसाब से डिपेंड करता है। अब मेरे लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर आप तो आप तो हिंदी बोलते हो तो आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो, ठीक है ना। कोई तमिल पर्सन होगा वो बोलेगा कि नहीं भाई आप इसको हिंदी में क्यों लेके आ रहे हो। तो अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद ऑथर यहां पे बोल रहा है कि अगर आप इन नए लॉज को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसमें ओरिजिनल लैंग्वेज को रिटेन किया गया। तो आईपीसी सीआरपीसी की जो भाषा है, जो आप कह लो टर्मिनोलॉजीज है, उसको यहां पे रिटेन किया गया है। हाँ, कुछ डिलीशंस किए गए हैं और कुछ नए एडिशंस किए गए हैं। तो ऑथर ये बोल रहा है कि डिलीशन और एडिशन अगर आप कर रहे हो तो आप अमेंडमेंट लेके आ सकते थे आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में। पूरा का पूरा नया कोड लाने की क्या जरूरत है। तो अब यहां पे सरकार को इस बात पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ज्यादातर भाषा तो आपने रिटेन ही कर ली है पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की, और उसको रिटेन करना ठीक है क्योंकि वो टाइम एंड टेस्टेड है। तो अगर आप रिटेन ही कर रहे हो ज्यादातर भाषाओं को, कुछ डिलीशन और अमेंडमेंट कर रहे हो, तो उसमें तो आप सिर्फ कुछ डिलीशन और अमेंडमेंट कर सकते हो ना आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में। पूरा का पूरा नया नामकरण क्यों कर रहे हो। एक तो इस बात को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक अच्छी बात यहां पे यह बोली गई है कि इन नए बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया है। कुछ और अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे सेडिशन से रिलेटेड जो कानून है इसको यहां पे हटा दिया गया है। उसकी बजाय यहां पे एक नया सेक्शन 150 जोड़ा गया है। इस 150 वाले सेक्शन में पुराने जो ओवरब्रॉड टर्म्स थे, जैसे प्रमोटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, इसको हटा दिया गया। तो ये एक अच्छी बात है, कुछ वेलफेयर मतलब कुछ वेलकम चेंजेस हैं। लेकिन नए सेडिशन में जो सेक्शन 150 है उसमें मतलब अब सेडिशन तो उसको नहीं हटाया गया, सेडिशन नाम को यहां पे हटा दिया गया, लेकिन सेक्शन 150 की अगर आप वर्डिंग्स देखोगे तो उसमें अगर कोई सेक्शनिज्म को प्रमोट कर रहा है, सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहा है, आर्म्ड रिबेलियन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, सबवर्सिव एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कर रहा है, तो उसका टेक्स्ट में उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब देखिए, सेक्शनिज्म, सेपरेटिज्म और आर्म्ड रेबेलियन इसको रोकना जरूरी है, लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज का एम्बिट बहुत बड़ा हो जाता है। इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है ये बहुत सब्जेक्टिव है और इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो कई बार इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को गलत प्रकार से फंसाया जा सकता है। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करना सही नहीं है, इनका मिसयूज यहां पे सही नहीं है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि और कुछ पोटेंशियल मिसयूज के प्रोविजन कौन कौन से हैं। नया सेक्शन 195 जोड़ा गया है जो कि पुराने सेक्शन 153 बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड जैसा है। इसमें पेनलाइज किया जाएगा मेकिंग और पब्लिशिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो पार्टाइजिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो भैया ये जो नया सेक्शन 195 है ये पुराने सेक्शन 153 बी जैसा है। फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए यहां पे सजा दी जाएगी वो इंफॉर्मेशन जो कि इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ती है। इस प्रकार के सेक्शंस का मिसयूज हो सकता है। मॉब लिंचिंग को और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए नए सेक्शंस डाले गए हैं, ठीक है ना भाई। और हेट स्पीच को इस कानून से हटा दिया गया है, लेकिन डिमांड ये थी कि हेट स्पीच को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए और पनिश किया जाए। समझ के बात को। तो ये सब चीजें हैं। द प्रोसीजर कोड इनेबल्स कंडक्ट ऑफ ट्रायल ऑफ प्रोक्लेम ऑफेंडर्स इन एब्सेंटिया, सीजर्स की वीडियोग्राफी बनाना, ये सारे प्रोविजंस यहां पे वेलकम है। एक और चीज, रिमांड प्रोविजंस, मतलब पुलिस कस्टडी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रखना। पहले जब अरेस्ट होता तो 15 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है। अब इस 15 दिन की पुलिस कस्टडी को आगे एक्सटेंड किया गया है, तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो भाई देखिए, ओवरऑल जो वेल सेटल्ड कानून है आईपीसी के, सीआरपीसी के, एविडेंस एक्ट को, उनको तो उसी भाषा में रिटेन किया गया। जो कुछ डिलीशंस और अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनको यहां पे क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। इन नियम कानूनों में चेंजेस की जरूरत थी, लेकिन ये चेंजेस इंक्लूसिव होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होने चाहिए कैरेक्टर में और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के हिसाब से होने चाहिए। इसलिए इनकी क्रिटिकल स्क्रूटनी जरूरी है और यहां पे अपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। फिर अगला, ग्लेयरिंग ओमिशन, गवर्नमेंट शुड हैव स्टेट दैट स्टेट ट्रू टू टॉप कोर्ट जजमेंट ऑन ईसीआई सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए,
केंद्र की सरकार ने एक प्रपोजल दिया, एक नया 3 मेंबर सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा जो कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा। अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, इसमें जो 3 मेंबर की कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। अब ये प्रॉब्लमैटिक चीज है दोस्तों। ये पर्टिकुलर आप कह लो स्टेप दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेशन 1990 के अगेंस्ट जाता है, जस्टिस तारकुंडे कमेटी 1975 जजमेंट के अगेंस्ट जाता है। रिसेंटली मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था कि जब तक पार्लियामेंट नया नियम कानून पास करके इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने के लिए एक प्रॉपर कमेटी नहीं बनाती, तब तक 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इलेक्शन कमिश्नर्स के इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस को एक लेजिबल आप कह लो फेस मिलता। क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी को अगर आप रखते हो सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं डिग्रेड करता है। एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी मतलब, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भले एग्जीक्यूटिव का पार्ट ना हो। तो अब 3 मेंबर की कमेटी में 2 एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, और अगर वो बोल देते हैं कि हाँ ये बंदा इलेक्शन कमिश्नर, तो वो बंदा इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उस पर्टिकुलर बंदे को एग्जीक्यूटिव के ही प्रेशर को सबवर्ट करना है। खासकर तब जब आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शंस भी कंडक्ट करती है, इसका क्वासी जुडिशियल रोल भी है, और पिछले कुछ सालों में इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ सवाल भी उठाए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब 2019 का जनरल इलेक्शन हो रहा था, तब इलेक्शंस के अनाउंसमेंट को 1 महीने के लिए डिले किया गया, फरवरी और मार्च के बीच में। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में केंद्र की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इवनली इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ओके भाई, एक तो कमिश्नर यहां पे डिसेंट तक करने लगा था कि ओवरऑल इलेक्शन कमिश्नर के रोल को लेके। इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट वी डेम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, जो कि दुनिया भर की डेमोक्रेसी को कंडक्ट करता है, उसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तक बोल दिया। तो इस प्रकार के क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जरूरी है कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ही फेयर तरीके से काम करे इलेक्शन प्रोसेसेस में, और इसके लिए एग्जीक्यूटिव को मेजॉरिटी देना सही नहीं था। बेटर यही रहेगा कि अगर 3 मेंबर की कमेटी है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ जस्टिस रहे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहे, ना कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को आप डाल दो। तो यहां पे अपोजिशन क्या कर पाता है वो देखना है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके साथ साथ दोस्तों, यूपीएससी सीएससी मेंटरशिप कोर्स लागू है। इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने से पहले मैं ऑलरेडी 2 टॉपिक आपके लिए अपलोड कर चुका हूं मेंटरशिप कोर्स में। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके है, दूसरा बुद्धा की टीचिंग्स को लेके है। धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र के बारे में मैंने आपको वहां पे बता रखा है। 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा, 4 सब्लाइम स्टेट्स टोल्ड बाय बुद्धा, किस प्रकार से बुद्धा की टीचिंग से एक यूथ अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। और कल बॉर्न क्लाइमेट चेंज, उसके साथ साथ एससीओ और 4-5 टॉपिक्स के ऊपर कल और आज में वीडियो अपलोड हुई हैं। तो अगर आपने मेरा मेंटरशिप कोर्स ऑप्ट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे आपके लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी अवेलेबल करवाई है, आप चेकआउट कर सकते हो मेंटरशिप कोर्स में जाके www.harshitdidi.com पे। बहुत सारी पीडीएफ्स आपकी एथिक्स थ्रू फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल्स की सीरीज में अपलोड हुई है। उन पीडीएफ्स की वीडियोस भी आएंगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ पीडीएफ्स आएंगी, कभी कभी क्या होता है कि पीडीएफ बन जाती है, वीडियो नहीं बन पाती है, तो मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, वीडियो थोड़ा बाद में अपलोड हो जाएगी। फिर अगली न्यूज पे आ जाते हैं, अगले एडिटोरियल पे। पाकिस्तानी पॉलिटिकल रोलर कोस्टर कंटिन्यूज। क्या हो रहा है भैया, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। फॉर्मर पीएम इमरान खान इस समय पे जेल में। इस समय पे अगर पाकिस्तान का कोई मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है तो वो है भाई इमरान खान। 3 साल की जेल की सजा हो चुकी है, करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए ये अनएलिजिबल है। पाकिस्तान मल्टीपल अनसर्टेनिटी के आप कह लो प्रॉब्लम में घुस चुका है। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि अब मैंडेट है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगले 90 दिन में इलेक्शन होना, लेकिन पक्का नहीं है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो आउटगोइंग सरकार है उसके अंदर डजन कोalition पार्टनर्स थे, और इन अलग अलग कोalition पार्टनर्स की खुद की स्ट्रेटजी अभी के लिए क्लियर नहीं है। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं इनके लीडर्स, और इनके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से ही कभी कभी लगता है कि इलेक्शन 90 दिन के ऊपर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खास बात दोस्तों ये है कि एक पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन होना जरूरी है। इलेक्शन होगा तो या तो वो जीतेगा या फिर अपोजिशन पार्टी वाला जीतेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होता है तो ताकत चली जाएगी मिलिट्री के हाथ में, और अगर ताकत मिलिट्री के हाथ में है तो पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी की कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं है। ये यहां पे प्रॉब्लम निकल के आती है। तो बेटर रहेगा, इन पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट में ही है कि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो जाए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। एक चीज तो पक्की है कि जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, ये इस समय पे उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है।
पीटीआई पार्टी के बहुत सारे पार्टी मेंबर्स या तो इमरान खान को छोड़ दे रहे हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दे रहे हैं। अगर आप देखो तो रिसेंटली अब इमरान खान जेल में है, उनका जेल से निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तहरीके इंसाफ पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जिसका चेहरा ही इमरान खान है। ऐसा बताया जाता है कि अगर तहरीके इंसाफ पार्टी में इमरान खान ना हो तो इस पार्टी का अपना खुद का कोई वजूद है ही नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में किसी एक पर्टिकुलर लीडर का ही एक पार्टी में डोमिनेंट होना सही नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी में और अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जो कि मेन लीडर के एब्सेंस में भी उस पर्टिकुलर पार्टी को संभाल सके। तहरीके इंसाफ में ऐसा नहीं है। तहरीके इंसाफ के लीडर जब इमरान खान हटे तो उनके साथ जो खड़े थे ऑफिशियल्स और जो बाकी मिनिस्टर्स वो कहीं ना कहीं पार्टी से हट चुके हैं। कुछ लोग अपनी ब्रेकअवे पार्टी बना चुके हैं, कुछ लोग ओवरऑल एक्टिव पॉलिटिक्स से यहां पे रिटायर हो चुके हैं। तो अभी के लिए तहरीके इंसाफ को अगर कोई जिता सकता है तो वो इमरान खान है। अब प्रॉब्लम दोस्तों इमरान खान के साथ ये है कि वो एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इंपल्सिव है, सेल्फ राइटियस है, उसके बावजूद एक्सट्रीमली पॉपुलर है और कैरिज्मेटिक है। लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो करने का फायदा तो तब है ना जब तुम्हारे लिए लोग वोट डाल पाएंगे। अब तुमने एक पॉलिटिकल पार्टी को अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया, तुम जेल में पहुंच गए। अब आज की डेट में तुम्हारा कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तहरीके इंसाफ में। अगर कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता, अगर तहरीके इंसाफ एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभरती तो इमरान खान जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए सपोर्ट दिखाते वो तहरीके इंसाफ के अंदर जीत जाता। समझ गए? लेकिन इमरान खान का क्या कहना है कि तहरीके इंसाफ मैं हूं, मैं ही इंडिविजुअल हूं, मुझे वोट दो, अल्टरनेटिव मेरा कोई है ही नहीं। तो उसके चलते इनकी पार्टी तहरीके इंसाफ इस समय पे इनफ्रक्चुअस हो चुकी है, उसका कोई बड़ा एग्जिस्टेंस बचा नहीं है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की दूसरी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज देखो, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, ये आज की डेट में एग्जिस्ट करती। भले इनके लीडर्स का असैसिनेशन हुआ, इनके लीडर्स को उठा के जेल वगैरह में डाला गया, लेकिन फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आज की डेट में पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इमरान खान की पीटीआई कहीं ना कहीं पूरी ही खत्म होती नजर आ रही है। ओके, तो लेट्स सी यहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में डिग्रेडिंग फीचर्स बहुत देखने को मिले हैं। जब रिसेंटली इनकी रूलिंग पार्टी के कोalition ने रिजाइन किया तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत यहां पे इंडियन ये पाकिस्तान की आर्मी को दे दी गई, इनकी एजेंसीज को दे दी गई। तो अब इनकी एजेंसीज शक के बिना पे किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। और आपको पता है कि तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स ने, इमरान खान के सपोर्टर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर अटैक किया है। तो डेफिनेटली पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री यहां पे पलटवार करेगी। और इस पलटवार में कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर है और इमरान खान के सपोर्टर हैं, इनको झेलना पड़ सकता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो अभी के लिए पता नहीं। अभी के लिए तो यह बोला जा रहा है कि स्प्रिंग 2024 तक कोई भी इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने मुश्किल है। लिटरली यहां पे आर्मी राज करने वाली है, एक केयर टेकर को बिठा दिया गया है एज अ पीएम इन पाकिस्तान। इलेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। लेट्स सी यहां पे क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस में। एक और बात, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस बात को लेकर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक्चुअली में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेल्फ सेंटर्ड ना होकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी तहरीके इंसाफ पे ध्यान दिया होता और तहरीके इंसाफ इस समय पे एग्जिस्टेंट होती रियल टर्म्स में पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पॉलिटी में, तो इलेक्शंस होते और अगर इलेक्शन होते तो कोई ना कोई नेता चुना जाता। अब क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तो आर्मी यहां पे डोमिनेंट है। तो भले ही पाकिस्तान के इमरान खान ने आर्मी के अगेंस्ट बोला है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होकर उन्होंने इस प्रकार की डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी है कि इलेक्शन ना होने की वजह से ताकत भी किसके पास चली जाएगी? पाकिस्तानी आर्मी के पास चली जाएगी। फिर आ जाते हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस में। पहली न्यूज है 14 स्टेट्स येट टू ज्वाइन एजुकेशन स्कीम। यहां पे पीएम उषा स्कीम की बात हो रही है। देखिए इस पीएम उषा स्कीम के अंदर क्या था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये स्कूल एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, ये हायर एजुकेशन को भी प्रमोट करता है। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग द 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which are yet to sign a crucial memorandum of understanding with Union Education Ministry which mandates the implementation of National Education Policy 2020 to get funds of 13,000 crore for the next 3 years under the center's flagship scheme for state-run higher education institution। हायर एजुकेशन में पढ़ाई के लिए ओवरऑल जो अलग अलग राज्य हैं उनको यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ इनरोल कराना जरूरी है।
ताकि आगे आने वाले समय में 13,000 करोड़ रुपए उनको मिल सके। पीएम ऊषा स्कीम के अंदर कई राज्यों का यह बोलना है कि 40% पैसा तो आपकी राज्य की सरकार खत्म हो रही। पीएम ऊषा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो कई राज्य बोल रहे हैं कि पीएम ऊषा स्कीम के अंदर 40% राज्य की सरकार खत्म कर रही है। तो ये 40% राज्य की सरकार कहां से लेके आएगी, इस बात को लेके प्रॉब्लम। अगर पीएम ऊषा स्कीम के अंदर इनरोल कराना है, ओवरऑल इस 13,000 करोड़ रुपए का एक्सेस चाहिए अगर राज्य की सरकारों को, तो पहले एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, और यह कमिटमेंट करना पड़ेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा स्टेज क्या होगा कि राज्य की सरकारें शॉर्टलिस्ट करेंगी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स को। तीसरा स्टेज क्या होगा कि मिनिस्ट्री यहां पे इवैल्यूएट करेगी प्रपोजल्स को और उनको भेजेगी अप्रूवल के लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के पास। तो ये 3 स्टेजेस हैं यहां पे पीएम ऊषा स्कीम के। लेकिन इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करने में देखिए राज्य की सरकारों को प्रॉब्लम यह होती कि पीएम ऊषा स्कीम नाम पे है प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो राज्यों में जब इस प्रकार की स्कीमों को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो यहां पे मार्केटिंग केंद्र की सरकार की हो रही है, प्रधानमंत्री की, जबकि खर्चा 40% राज्य की सरकारों को करना पड़ रहा है। तो किसी स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में केंद्र की सरकार अगर अपनी मार्केटिंग कर रही है तो उसका पूरा खर्चा केंद्र की सरकार उठाए। एक तो ये लॉजिक होता है आपका राज्य की सरकारों का। तो राज्य की सरकारों को इससे प्रॉब्लम है, केंद्र की सरकार ने बोला चलो बैठ के बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहां पे, देखिए क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटीज को आप बदलने की बात करो तो कुछ करिकुलम चेंजेस होंगे, प्रोग्राम चेंजेस होंगे, टीचर ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा, एक्रेडिटेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब चीजें हैं। भले इसमें 12,926 करोड़ एलोकेट किया गया 2023-24 से 25-26 के लिए, लेकिन ये पूरे देश के हिसाब से थोड़ा कम है और इसका 40% पैसा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों को देना पड़ेगा। अब कुछ राज्य की सरकारें यहां पे हो गई हैं नाराज। क्यों नाराज हो गई हैं? क्योंकि अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप केंद्र की सरकार के साथ साइन करते हो तो यहां पे राज्य की सरकारों के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा टू अंडरटेक द एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, एक्रेडिटेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म डिटेल इन एनईपी। तो एनईपी के अंदर जो भी लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाना, एंट्री और एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी रखना, समर्थ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एनरोल करवाना, ये राज्य की सरकार को करना ही करना पड़ेगा। अब इस प्रकार का ऑब्लिगेटरी स्टांस अगर राज्य की सरकारों के ऊपर आप इंपोज करोगे तो बहुत सी राज्य की सरकारें नाराज हो जाएंगी, और यहां पे तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल खासा कर नाराज हैं यहां पे केंद्र की सरकार से। वो बोल रहे हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी प्रकार की चीजों को इंपोज क्यों करा रहे हो? तो 40% पैसा हमसे खर्च करवा रहे हो, उसके बाद अपने हिसाब का गवर्नेंस नॉर्म हमारे ऊपर तुम इंपोज कर रहे हो। 40% पैसा भी हम खत्म करें, स्कीम भी तुम्हारे नाम पे, गवर्नेंस भी हम तुम्हारे हिसाब से करें, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अभी तक इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कराया नहीं है। इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए बातचीत हो रही है। लेट्स सी बातचीत में क्या निकल के आता है। फिर भाई एक स्टेट बेस्ड न्यूज है। ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, बार्बर्स, वीवर्स, फिशरमैन, स्वीपर्स, वॉशरमैन, वर्कर्स, ये लोग अपने ट्रेडिशनल वोकेशंस करते हैं। अब ओवरऑल इन कम्युनिटीज में जिन लोगों ने किताबें ऑथर की हैं, ठीक है ना, और ओवरऑल जब इन लोगों की कम्युनिटी में से किताब ऑफर होगी तो इनके रिस्पेक्ट में जो नियम कानून है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। तो इसी रिस्पेक्ट में लिटरेचर ऑफ बहुजन्स को नुक और कॉर्नर में पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जहां पे लिटरेचर जो कि पब्लिश किया जाता है फ्रॉम द राइटर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, इसको हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस में ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया जाएगा। और इस लॉन्च को कोऑर्डिनेट कर रही है तेलंगाना साहित्य अकेडमी, ताकि बहुजन लिटरेचर को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा सके। तो यहां पे बहुत सारी लॉन्ग पोएम्स है, जैसे कि बहुजन बबूता, जिसको वाना पातला सुबैया ने लिखा है, नेनू सावित्री फूले, नु मधुतुना मतलब मी सावित्रीबाई फूले, इसको लिखा है दमेरा रुमुलू जी ने। 100 प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री इनको लॉन्च किया जाएगा, खासकर उन प्लेसेस में जहां पे ओवरऑल हमारे पुराने सोशल इन्फॉर्मर्स बहुत ज्यादा एक्टिव। तो ये ओवरऑल चीज निकल के आई है दोस्तों, ठीक है ना। एक अच्छी न्यूज है सोशल वेलफेयर के रिस्पेक्ट में, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के रिस्पेक्ट में ये न्यूज काफी अच्छी है, ठीक है। फिर आगे अगली न्यूज, ईरान और यूएस हॉस्टेज स्वैप डील। इसमें क्या बोला जा रहा है? 10 अगस्त को ईरान ने जो 5 ईरानियन अमेरिकन ईरान की जेलों में बंद थे, उनको जेल से निकाल के हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में ऑलमोस्ट एक टेंटेटिव डील साइन होने वाली, जिस डील के चलते 6 से 7 बिलियन डॉलर्स जो ईरान का पैसा फ्रीज है वो ईरान को दे दिया जाएगा, और बदले में जो अमेरिकन ईरान की जेलों में बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जो मोहम्मद जमशीदी है ईरान के प्रेसिडेंट के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, उन्होंने बोला है
कि अमेरिकन डिटेनीज तब तक ईरान में रहेंगे जब तक फ्रोजन फंड्स पूरी तरीके से ईरान को वापस नहीं मिल जाते। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन साहब ने भी बोला है कि हाँ भाई, ओवरऑल इस प्रकार की एक पर्टिकुलर डील साइन हो रही है। लेकिन एंटोनी ब्लिंकन साहब ने यहां पे यह भी क्लियर किया है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए जा रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल जो भी पैसा ईरान को अप्लाई दिया जाएगा वापस, दैट विल बी कंडीशनल मतलब उस पर्टिकुलर पैसे को केवल ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो 6 से 7 बिलियन डॉलर्स ईरान का यहां पे डीफ्रीज किया जा रहा है, ईरान की सरकार उसको ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए ही इस्तेमाल कर सकती है, डिफेंस वेपन्स और न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। और उसके बदले में यूएस के जो प्रिजनर्स ईरान की जेलों में बंद हैं उनको यहां पे छोड़ा जाएगा। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही है। ईरान ने बोला है कि नहीं भाई, कुछ भी कंडीशनल नहीं है, जो पैसा हमें मिल रहा है उस पैसे को हम अपने हिसाब से खत्म कर सकते हैं, हमारे एसेट्स के ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल होगा, हम किसी कंडीशनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईरान ने यह भी बोला है कि आगे आने वाले समय में जो ईरान के लोग यूएस की जेलों में बंद हैं उनको भी छुड़ाने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरे मीडिएशन में कतर और ओमान ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। इनफैक्ट कतर और ओमान ने यूएस और ईरान के मीडिएशन में पहले भी एक रोल प्ले किया है। 2015 में जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर, प्रेसिडेंट ओबामा के अंदर, और बाद में 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पुल बैक कर लिया था। तो पुल बैक के बाद भी इस पर्टिकुलर डील के मीडिएशन में भी कतर और ओमान ने मदद की, हालांकि ये डील अभी तक फाइनलाइज हो नहीं पाई है। ठीक है, जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ कतर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा मेडिसिन फूड के लिए, उस पर्टिकुलर पैसे को खर्च किया जा सकता है ईरान के द्वारा। तो ईरान को तो देखिए, पैसा अगर अपने सोशल वेलफेयर के लिए भी मिलता है तो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उसके लिए बहुत मददगार होगा। ये जो टेंटेटिव डील है यूएस और ईरान के बीच में, इसके ऊपर पिछले कई महीनों से बात चल रही। फरवरी 2023 में कुछ मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट भी किया था कि इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं यूएस ईरान के बीच में पॉसिबल प्रिजनर स्वैप के लिए। मार्च 2023 में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीराबुदुल्लाह, इन्होंने अपने स्टेट टेलीविजन सर्विस में बोला कि हाँ भाई, एक प्रिजनर स्वैप यूएस और ईरान के बीच में बातचीत की जा रही। बाद में तो यूएस ने बोल दिया था क्रूअल लाई है, लेकिन एक्चुअली में बात हो रही थी। और ओवरऑल अब इसके जो भी न्यूएंसेस प्रोमिसेस हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कुछ अमेरिकन को, जैसे कि सियामक नमाजी, बोरान तहबास, इमाद शारगी और कुछ और हैं जो कि ईरान में बंद हैं। ये कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से स्पाइंग कर रहे थे या यूएस के बिहाफ पे ज्यादा बोला करते थे ईरान के अगेंस्ट, उनको जेल में उठा के बंद कर दिया गया। तो फाइनली अमेरिकन अपने फेवर वाले इन लोगों को छुड़वा रहा है। ठीक है ना, अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए भी ये पर्टिकुलर स्टेप फेवर में ही आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री डिचिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर माया ओएस। इसको मैं एंड में कंप्लीट करता हूं। एक और छोटी सी न्यूज है, इसको डिस्कस कर लेता हूं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। यूएस टेकिंग मेजर्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन मिशन इन लंदन। तो यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि वो नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इंडियन हाई कमीशन की लंदन में और इसके स्टाफ मेजर्स की, इसको इंश्योर किया जा सके। ये ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम टुंगैट ने यहां पे बोला है। 5 महीने पहले इंडियन मिशन के ऊपर लंदन में अटैक हुआ था प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद इंडिया और यूके के बायलैटरल टाइज थोड़े स्ट्रेन में आ गए थे। अब अगर आप देखो तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया गया है। सीनियर मिनिस्टर साहब ने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस कर रही है ओवर एक्टिविटीज ऑफ प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। और कोई भी अटेम्प्ट होता है अगर यूके के अंदर लोगों को रेडिकलाइज करने का, तो उसको लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज द्वारा एड्रेस किया जाएगा। ये सब बातें बोली जा रही हैं। जो रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है यूके के अंदर यूके सिटीजन्स की, ये एक ब्रिटिश प्रॉब्लम है। एक प्रिवेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है यूके के अंदर जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन को रोकता है अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज। ठीक है, इंडिया ने इस बात को लेकर एंग्री रिएक्ट किया था कि जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं ये पहुंच गए थे इंडियन हाई कमीशन में, जाके बवाल कर रहे थे, नेशनल फ्लैग को इन्होंने नीचे गिराने की कोशिश की थी। तो मिस्टर टुंगाहाट इंडिया में भी आए थे 3 डे की विजिट के लिए, G20 की एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और उन्होंने बोला कि यूके के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट 95,000 पाउंड्स, 1 करोड़ रुपया यहां पे एलोकेट भी किया गया है ताकि ब्रिटेन की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया की जो प्रेशरस अप्रोच थी ऑन यूके वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। इंडिया एक और बात को लेकर यूके को अक्सर कर क्रिटिसाइज करता है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स आज की डेट में यूके में फ्री में बैठे हुए हैं। तो यहां पे ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर्स का यह भी बोलना है कि हम नहीं चाहते कि यूके एक ऐसा जगह बन जाए लोगों के लिए, जो लोग जस्टिस से भाग रहे हैं वो आके यूके के लीगल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके। लेकिन अभी के लिए एक्स्ट्राडिशन के मैटर्स में जो एक्स्ट्राडिशन के लॉज हैं उसके हिसाब से ही चला जाएगा, लीगल प्रोसेसेस के हिसाब से चला जाएगा। हालांकि यूके का कभी ये इंटेंशन नहीं रहता कि एक इंडिविजुअल अपनी अकाउंटेबिलिटी को सबवर्ट करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबवर्ट करके यूके में आके छिप जाए। और फाइनली
जब से लद्दाख का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तब से 68,000 पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के थ्रू लद्दाख के अंदर। तो इंडिया की जो ट्रांसपोर्ट फीट है उसने 68,000 ट्रूप्स, 330 इन्फेंट्री व्हीकल्स और 90 टैंक से ज्यादा को डिप्लॉय किया है लद्दाख के अंदर। इस डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर में इंडिया के जो छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबको यहां पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, सबको यूज किया गया, जैसे AN-32 एवरोस, IL-76, ठीक है ना, ये हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को इस्तेमाल किया गया जो कि रशिया से आए हैं। 12 C-130J सुपर हल्क्यूलिस स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट को और 11 C-17 ग्लोब मास्टर स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया गया है। प्लस अगर आप देखो तो लद्दाख के इलाके में सुकोई 30 MKI, रफास और MiG-29 को भी डिप्लॉय किया गया। लेह और थोएसे जो हमारे लैंडिंग ग्राउंड है वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। और न्यूमा एडवांस लैंडिंग आप कह लो जो एयर स्ट्रिप है, यहां पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। न्यूमा एडवांस लैंडिंग वाला जो इलाका है उसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में बात की थी। ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म्स की मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, हमारे फाइटर जेट्स ओवरऑल सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में ऑपरेट कर सकें, इसके लिए विंटरिंग आप कह लो किट्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे ट्विक्स इन एयरक्राफ्ट के इंजन में किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से जो हमारी सर्वेलेंस मशीनरी है, हमारे जो रडार्स हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो हेलीकॉप्टर है, हमारा डिफेंस गियर तैयार रहे किसी भी एडवर्स अटैक के अंदर, ये इंडियन आर्म फोर्स की पूरी कोशिश है। और इंडियन एयरफोर्स यहां पे इंडियन आर्म फोर्स को एक्टिवली मदद भी कर रहा है बैक एंड से, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी के एसेट्स को फॉरवर्ड इलाकों में डिप्लॉय करने के लिए बड़े स्केल पे इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट का यहां पे इस्तेमाल किया गया। और साथ साथ जो फाइटर जेट के हमारे स्क्वाड्रन मेंबर्स हैं वो भी इन इलाकों में डिप्लॉयड हैं किसी कंटिजेंट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। वाई इज इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री डिचिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर माया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये न्यूज थोड़ी सी टेक्निकल है, जितना टेक्निकल मैं आपको समझा सका हूं तो समझाने की कोशिश करूंगा जितना जरूरत है आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं जहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल किया जा रहा है और उसके बजाय उबुंटू बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, इसको यहां पे इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है ना भाई। इंडियन नेवी ने भी माया के कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करने को बोल दिया है। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर्स में माया आ चुका है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बजाय। नेवी ने भी ओवरऑल बोल दिया है कि भाई माया को इस्तेमाल करें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी ओवरऑल इस सॉफ्टवेयर को अभी के लिए इवैल्यूएट कर रही है। माया को इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा बनाया गया पिछले 6 महीनों में। तो कहीं ना कहीं माया एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चूंकि ये इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके फ्लॉस के बारे में केवल इंडिया को पता है, बाहर की एजेंसीज को नहीं पता है। कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि बाहर की कोई कंपनी बनाती है उसके फ्लॉस के बारे में बाहर के लोगों को पता होता है, इंडिया वाले कहीं ना कहीं एडवांटेज पे रह जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो माया नाम का सिस्टम है इसमें मालवेयर अटैक्स थोड़ा कम हो सकते हैं, साइबर क्रिमिनल्स इसको आसानी से टारगेट नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाएगा जिसका नाम है चक्रव्यूह। तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। कितना इफेक्टिव होने वाला है ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में, ये भाई देखो समय ही बताएगा। दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने का। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ अगर मेरे आपके जैसे लोगों को इंटरैक्ट करना है तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो माया भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट तो दुनिया का मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के एंटी कर्नल सिस्टम पे चलता है। कर्नल क्या है? कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है आपका कर्नल, और कर्नल यूज करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को, रैम जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अब यहां पे समझना कोशिश करनी पड़ेगी जो कर्नल का आर्किटेक्चर होता है दोस्तों। अब समझिए, कर्नल आर्किटेक्चर अभी पिछले कुछ डिकेड्स में आया है। उससे पहले ओवरऑल प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए देखिए 1970s में डैनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट पर ब्रिंच हैंसन ने एक अप्रोच लेके आई, स्प्लिटिंग व्हाट नीड्स टू बी डन बाय अ प्रोसेसर फ्रॉम हाउ इट एग्जीक्यूट्स दैट टास्क, दैट इंट्रोड्यूस द कर्नल आर्किटेक्चर इन RC 4000 मल्टी प्रोग्रामिंग। होता क्या है दोस्तों, एक डिजाइन होती है जो होती है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक डिजाइन में एक सिंगल प्रोग्राम होता है, उस सिंगल प्रोग्राम के अंदर सारे कोड्स होते हैं और वो कोड सारा टास्क करते हैं। इस आर्किटेक्चर में रिच और पावरफुल एब्स्ट्रैक्शन होता है अंडरलाइंग हार्डवेयर का। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है, डिजाइन मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक डिजाइन में एक प्रोग्राम रन करेगा शुरू से लेकर एंड तक, उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे और इतने बड़े लार्ज डिजाइन बेस्ड मोनोलिथिक प्रोग्राम को मेंटेन कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
तो एक बहुत बड़े प्रोग्राम को मेंटेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मान लो इस मोनोलिथिक प्रोग्राम में कहीं पे कुछ इशू आ जाता है, कोई फ्लॉ आ जाता है, तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोडिंग के बीच में आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो फ्लॉ एग्जैक्टली किस जगह पे है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस मोनोलिथिक डिजाइन सिस्टम्स को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया था। इस हिस्से को कर्नल आर्किटेक्चर बोला गया। तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में जो लिमिटेशंस थी, इनको हटाने के लिए एक नया कर्नल डिजाइन बनाया गया, माइक्रो कर्नल। पूरे के पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को मल्टीपल छोटे छोटे सर्वर्स में तोड़ दिया गया। तो छोटे छोटे सर्वर्स होने के चलते कस्टमाइजेशन आप बढ़ा सकते हो, और अलग अलग डेवलपर छोटे छोटे पैचेस को, पूरे कर्नल को रिबूट करने की बजाय बीच में कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें मेमोरी स्पेस थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल होगा, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर की इंटरैक्शन की जो एफिशिएंसी है यूजर के साथ, वो बढ़ जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, क्योंकि अब मोनोलिथिक सिस्टम को इन्फेक्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन मोनोलिथिक सिस्टम को जब आपने छोटे छोटे सिस्टम्स में बैकग्राउंड कर दिया है, तो कर्नल सिस्टम में जहां पे एक माइक्रो कर्नल है, किसी भी एक कर्नल को अगर आप इन्फेक्ट कर लेते हो, तो पूरा का पूरा सर्वर यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो यहां पे चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल का मैक ओएस हो, ये भी एक हाइब्रिड कर्नल XNU को इस्तेमाल करता है। उबुंटू एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये अभी भी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करता है। और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऊपर साइबर अटैक्स इफेक्टिव होते हैं, बट उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसीलिए यहां पे उबुंटू बेस्ड माया सिस्टम में स्विच कर गया है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की कंप्यूटर्स, ताकि मालवेयर और रैंसमवेयर अटैक को हम इफेक्टिवली यहां पे रिपेल कर पाए। दिसंबर 2020 में साइबर सिक्योरिटी फर्म फायरआई ने, जिसको ट्रेलिक्स बुलाया जाता है, डिस्कवर किया था एक साइबर स्पाई कैंपेन that compromised dozens of government agencies and private organizations in the US. इस फर्म ने नोट किया कि हैकर्स फाउंड देयर वे इनटू द साइबर स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यूएस का एक हिस्सा है। इस डिपार्टमेंट का काम है गवर्नमेंट के नेटवर्क को साइबर अटैक से बचाना, और यही डिपार्टमेंट का सर्वर यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। और ओवरऑल ये जो हैकर अटैक आया था, वो रशिया की तरफ से आया था। ओके, और ओवरऑल ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें कर्नल बेस्ड आर्किटेक्चर था। तो इंडिया इस कर्नल बेस्ड आर्किटेक्चर को हटा के मोनोलिथिक डिजाइन को डिप्लॉय करके अपने ऊपर होने वाले मालवेयर अटैक्स को यहां पे कम करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली मेन सार है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। इसलिए अगर आप देखो, तो यहां पे माया नाम के एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि उबुंटू के ऊपर बताया गया, तो उबुंटू एक मोनोलिथिक डिजाइन है। इस मोनोलिथिक डिजाइन के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से माया नाम का यहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया गया। इससे होगा ये कि कोई डिसगाइज्ड वल्नरेबिलिटी उस पर्टिकुलर सिस्टम की हमारे सामने नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आईटी मॉडर्नाइजेशन होगा, उसके साथ गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज करना, उनको इंटरऑपरेबल करना। देखिए, ये काम धीरे धीरे होगा। अभी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप जरूर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन इसकी सक्सेस के बाद बाकी मिनिस्ट्रीज इसको इंट्रोड्यूस करेंगी। कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि जब आप बिल्कुल ही एक नए सिस्टम में एंट्री मारते हो, तो आपको सारे नए प्रोसीजर शुरुआत से समझने पड़ते हैं, उनको खुद इवॉल्व करना पड़ता है। एकदम से हमारे सामने, मेरे आपके सामने भी माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन मैं एप्पल के सिस्टम में काम करने लगा, मैं ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा था। जो चीज कंट्रोल में होती है ये माइक्रोसॉफ्ट में, वो कमांड से होती है एप्पल में। तो जब भी आपके सामने का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलता है, कहीं ना कहीं उस पर काम करने का तरीका भी बदल देता है। तो इन चेंजेस के लिए साथ भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को एक्वेंट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आज के एजुकेशन लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। दोस्तों, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान